हेलो वीवर्स। तो हम लोग जो है कक्षा 12वीं के तिरिछ कहानी को देख रहे हैं और यह उदय प्रकाश के द्वारा रचित है, आप सभी जानते हैं। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए अभी तक हमने कहानी में देखा कि किस तरह से कवि के जो पिता थे उनको तिरिछ ने काट लिया और शायद बचने का हर संभव प्रयास हुआ और कहीं ना कहीं सावधानी भी बरती थी उनके पिताजी ने। तो इस वजह से जो है उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं था क्योंकि उसने तिरिछ को मार दिया था। यानी कह सकते हैं कि ऐसी पुरानी मान्यता है कि कहा जाता है कि तिरिछ के काटने पर यदि वो पानी में जो है चला जाए, है ना, पानी में चला जाए तो तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो अपना ही पेशाब करके उसमें लेट जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जिसको काटता है वो, यानी उसको उस पर विष पूरी तरह हावी हो जाता है और वो मर जाता है। तो यही हमने देखा, लेकिन उसके पिता ने सावधानी क्या बरती थी कि उसके पानी में जाने से पहले ही उस तिरिछ को मार दिया था। लेकिन जब वे कोर्ट जा रहे थे, अदालत जा रहे थे, तो वहां पर राम अवतार साहब जो थे एक, उन्होंने उन्हें आगाह किया कि ये 24 घंटे बाद भी यह अपना जहर जो है असर कर सकती है। तो इस वजह से लेखक चिंतित हो गए और एक और बात चिंता इनके मन में थी कि जो है कहीं सांप की तरह इसके भी आंख में पिताजी की तस्वीर ना बन गई हो और कहीं कोई और आकर उसकी आंखों में देखे और पहचान ना ले। तो कवि ने जो सपनों की दुनिया में जो कुछ भी देखा था ठीक वैसा ही उसे वह दुनिया भी लग रहा था। वहां जब गया तो हर चीज जाना पहचाना सा, जो कुछ भी उन्होंने सपने में देखा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लगता। तो ये काफी ज्यादा अचंभित हो रहे थे। उनका दोस्त भी आश्चर्य कर रहा था ये जो कह रहा है बिल्कुल सच हो रहा है। और खुशी की बात उनके लिए यह भी हुई कि वह तिरिछ जिसे कि जलाना था, पिताजी ने शायद ये नहीं किया था, तो ये जलाने के लिए अपने केरोसिन तेल या दिया सलाई के साथ सब कुछ लेकर गए थे कि उन्हें जला देंगे। तो कवि बहुत ही खुश थे। तो आइए हम लोग जो है वहां से आगे बढ़ते हैं। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की, यानी तिरिछ को जलाने के लिए सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की गई। खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन तेल कहते हैं उसे डालकर उसमें आग लगा दिया गया। तिरिछ उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंध गंध हवा में फैल रही थी। जलने की बदबू जो है पूरी हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना ना साबित हो जाए। और चूंकि वो हर बार यही होता था कि तिरिछ का जब भी उनसे सामना होता था वे सपने में होते थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये सपना ही तो नहीं। मैंने थानू की ओर देखा, वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। थानू कौन था पूछा जा सकता है, तो कवि का बहुत ही अच्छा दोस्त था थानू, जो कि इनकी सहयोग करने आया था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिछ ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहासा खुश था। कवि कह रहे हैं कि मुझे एक आज़ादी सी महसूस हो रही थी कि मैं शायद इसे आज मार पाया, मैं इसे जला पाया। यानी कह सकते हैं कि जो मुझे अक्सर डराता था सपनों में, मैं उसे जला पाया। पंडित रामावतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहां पर पिताजी ने ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। इनके पिताजी लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। पिताजी का सिर कुछ घूम रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। और हम बताए थे आपको कि धतूरे का बीज का काढ़ा बनाकर जो है उसमें चाय वगैरह मिलाकर, ताकि वो ज्यादा कड़वा ना लगे, तो उसे पिलाया गया था। 1.5 घंटे बीत चुके थे। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में बस 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है। यानी उनके पिताजी ने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है, सर घूम रहा है, इससे पहले उन्होंने कहा था। वे थोड़े परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। अदालत उन्होंने देखा नहीं था। अदालत जाना जरूरी था और शहर के लोगों से पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। यानी होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोगों से पूछना पसंद नहीं होता, खास करके रास्ते के बारे में। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। अब स्वाभाविक है, गांव में रहे वे लोग, उनके पिताजी गांव में सब दिन रहे थे, तो शहर के रास्ते उतने मालूम नहीं पड़ते थे।
शहर में बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए। स्वाभाविक है, यहां पर भी जरूरी ही था। इससे पहले भी 2 बार बुलावा आ चुका था कोर्ट से, अब ये ना जाते तो खतरा था। कई बार तो ऐसा भी होता कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बस अड्डे से लौट जाते थे, जाते ही नहीं थे। बहाना यह कि बस छूट गई, झूठ मूठ का बोल देते कि बस ही नहीं मिली, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने, फिर जो है उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा कि बस छूट जाए। जानबूझकर वो बस छोड़ देते थे, क्योंकि शहर का जीवन, शहर में चलना, शहर में घूमना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौट कर हमें चकित कर देते। हमें लगता कि वे शहर चले गए और वे लौट कर आ जाते। ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी, एक वॉच की दुकान थी, घड़ी की दुकान थी, के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। उनके साथ क्या क्या हुआ वो बस अनुमान ही लगा सकते, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है कि किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती हैं। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहां कहां गए, कहां कहां उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है ना। स्वाभाविक है, उन्होंने क्या क्या किया, कहां गए, क्या पता हो सकता है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी, यानी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। उस समय पिताजी को बहुत प्यास लगी होगी, गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहां कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला ना कर सके होंगे। स्वाभाविक है, उन्हें किसी से बात करना अनजान लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं था, इस वजह से वे लौट कर आ गए होंगे, ऐसा अनुमान कवि लगा रहे हैं। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दे दी थी। स्वाभाविक है, ये स्वभाव उनका लाइक कुछ बोल ना दे, इस डर से कई लोग ऐसे नहीं बोल पाते हैं। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहां से चल पड़े होंगे प्यासे ही। 10:15 बजे से लेकर 11 के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहां कहां गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान न दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। स्वाभाविक है, वो किसी से मिले नहीं मिले, अनजान सड़क पर अनजान लोगों से कैसे अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। मतलब पानी होटल के से मांगते तो नहीं पी पाए, लेकिन शायद वकील साहब से मांग पाए। लेकिन उनके पूछने पर या लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दीबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे। अनुमान कह रहे हैं कि हो सकता है कि पिताजी ने किसी से कुछ पूछा हो और मुंह घुमाकर चल दिए हो। शहर के लोगों में अकड़ बहुत ज्यादा होती है, शायद इस वजह से भी कभी ऐसा बोल रहे हैं, या फिर बोले भी हो तो इतनी हड़बड़ाहट में कि उन्हें कुछ समझ ना आया हो। सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता ही है, ये शहर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कौन अच्छे से बात करता है आपसे शहर में, खास करके जब गांव के लोग हों तो। वैसे बीच के 1.25 घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। उस काढ़े का असर, मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच में उन्हें चक्कर भी आया हो। पिताजी 11 बजे शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे, ऐसी खबर मिली।
वे वहां क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों कि कोई जान पहचान का मिल जाए। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है। यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरिछ ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डी रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, तभी पिताजी वहां आए। वहां के कैशियर ने ऐसा ब्यौरा दिया। उनकी चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते। अग्निहोत्री का यह कहना भी था कि अगर वह पिताजी को 1 आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद ना डरता, लेकिन यह हुआ कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था, है ना। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज निकाली और सिर उठाते ही देखकर उन्हें डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी, मतलब डर से। बैंक के कोई ऑफिसर थे तो डर से घंटी बजा दी कि मेरी सुरक्षा करो। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज से वे सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। इनके पिताजी को मारते हुए कॉमन रूम की तरफ ले जा रहे थे। कॉमन रूम होता है बैंक का एक हिस्सा होता है, हर स्कूल कॉलेज में भी होता है। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया, कुछ बोलने लग गए अंग्रेजी में। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी को अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था, चेहरे पर डर साफ था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी, मतलब उल्टी की बदबू आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, मतलब ज्यादा मारपीट भी उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था। सोच सकते हैं कितना मारपीट किया गया होगा उनके साथ, है ना, जहां से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकत्ते थे, मतलब आंख के नीचे सूजन हो गया था, फूल गया था। ऐसे चकत्ते बाद में बैगनी या नीले पड़ जाते हैं मारपीट के कारण। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहां कहां गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहे हों। बुन्नू ने बताया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद बहुत जोर डाल लग रहा था, मतलब कि जोर डाला था कि वो कंफर्म नहीं है इस बात को लेकर। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपये और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं। अब सोचिए, बैंक के कर्मचारियों ने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी, उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिन में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित रामावतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो, सिर में चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर से बाहर निकल जाएं, मतलब वे शहर से निकलना चाहते थे। शायद रुपये और कागजात बैंक में छीन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहां रहने का कोई मतलब भी नहीं। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाएं,
फिर ऐसा कहने की उनमें हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था। कभी इससे पहले उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी, इसीलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला पतला था और बीच से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज्यादा हो गया हो कि वे एक चीज पर देर तक सोच नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुले विचारों से जैसे या नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चलते पड़ रहे हों। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौटने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थाई, बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत छीन और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। मतलब वो कहते हैं कि कम से कम उनके मन में इतना तो बात होगा कि वे शहर से बाहर निकल जाएं, अपने गांव चले जाएं, घर चले जाएं। पिताजी लगभग 1:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। विजय स्तंभ के पास है। विजय स्तंभ कहीं पर कोई प्रतीक होता है। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। वे थाने आए क्यों? अदालत चले जाते। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहां तक पहुंचे थे तो क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी? उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। वे घर से लाए टिफिन को खोलकर लंच खाने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते थे। इसी उलझन में अब क्या करें, तभी पिताजी वहां आए थे 1:15 के आसपास। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिर गए होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने शायद सोचा कि कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच सके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद हैं, इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते हैं। तो यहां पर जो है उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी। तो उल्टी की बदबू की बात पहले भी हुई। उल्टी का दाग था और उसकी गंध बहुत तेज उठ रही थी। SHO ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझाना बहुत मुश्किल था। SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यह यहां तक घुस आया है। इसीलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले आया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने देखा कि वे जब थाने आए थे उनका निचला होठ कटा था पहले से। ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोंच के निशान थे और कुहनियां छिली हुई थी। वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहां कहां भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी नहीं पिया था। पानी नहीं मिला। यह भी मुश्किल है पिया था या नहीं पिया था। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके। प्यास भी याद थी कि नहीं उन्हें पता नहीं। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल जरूर रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें या उस ट्रैक्टर का पता पूछें या फिर अपने रुपये और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दें। कुछ ना कुछ तो उनके मन में जरूर था। यह सोचने के करीब पहुंचना कि बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं ना कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया था।
कॉलोनी सिर सराफा के जौहरियों, पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। बहुत बड़े अच्छे लोग, इज्जतदार लोगों की कॉलोनी थी। कॉलोनी मतलब बस्ती होता है। कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी वहां ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था, उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। कितनी बुरी स्थिति है उनकी। जिसने भी वहां उन्हें देखा, उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे कि मैं रामस्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, वो अपने बारे में बता रहे थे। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसीलिए जल्दीबाजी में वे चले गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था, मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं रामस्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टॉकीज के पास वाला चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। अब सोचिए, 32 किलोमीटर कोई पैदल चले, क्या स्थिति रही होगी उनकी। ये जगहें ऐसी हैं जो एक ही दशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी तरफ चल पड़ते थे। जहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमले करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछे होंगे। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डर कर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी, जिसका खून रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी। वहां भी चोट लगी थी उन्हें, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे, ढेले से उन्हें चोट लग गई थी। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। कुछ लोगों ने घेर लिया था। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना है कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारना शुरू कर दिया था। पिताजी भी गुस्से हो गए थे इनके और उन्होंने भी वापस ढेला मारने लगे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसके बाद में कई टांके लगे थे। सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी को पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था। वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। सिर के सफेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होंठ से खून बह रहा था। उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी यह हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारते रहते थे। आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा, वालो तुम्हारी की, ऐसा कुछ है ना। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली नहीं दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं ऊल जलूल ऊट पटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं।
उन्हें किसी तिरिच ने काटा ही नहीं, बल्कि तिरिच तो होता ही नहीं, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है। वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि उन पर भला कोई क्यों मुकदमा चलेगा। उन्हें अदालत में जाने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें मिलती जुलती थी। मुझे लगता है इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अवास्तविक है। इसीलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में वे उस आवाज के सहारे उस दुःस्वप्न से बाहर निकल आए। गालियां भी इसलिए दे रहे होंगे। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकर रोकरो और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। सोचिए, सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई आदमी मर सकता था, मतलब मरनासन हो गए थे, मरने की स्थिति आ गई थी। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है कि मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती हैं। उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गोरैयों का झुंड। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए, तो इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे हों कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुःस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे। चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहासा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, मां को या किसी भी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में जग पाने में सफल भी ना हो पाए, तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना इसी बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा। उन्हें यह भी पता चल गया वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह भी इच्छा हुई कि जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सोचिए अब तक बात कहां तक पहुंच गई। जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की बस हमेशा आधा पौना घंटा लेट रहती है, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल समय पर आ रही थी। कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, या फिर किस्मत बुरा हो तो भला ही क्या कोई कर सकता है। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं, जमीन पर लेटे पड़ गए बेहोश। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर पे भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में किसी ने कहा कि लगता है यह मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी हिले डुले नहीं तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मारकर देखें कि वे सिर्फ बेहोश हैं तो हो सकता है कि उठ जाए, लेकिन सत्ते पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी, मतलब जमीन की मिट्टियां कीचड़ बनकर उनके शरीर में पड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पर पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में ना फंसना पड़ जाए। भला कौन फंसना चाहता है, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चल गया था। वो सोचिए, इतनी निर्मम दृश्य को देखकर उसको फिल्म देखने की सूझ गई। समाज की बहुत ही बुरी करतूतें होती है, इसे कभी जो है सही नहीं समझा जा सकता।
समाज क्या करेगा उनका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। उस समय लगभग 6 बजे थे। तब सिविल साइंस की सड़क पर पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था, मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरी मोचियों के अलावा वहां पर कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबड़ और चिथड़ों के बीच दुबके हुए पिताजी थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वार्थ प्रसाद और बकेली जैसी कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। आखिर में उनकी मृत्यु हुई। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिस ने काटा था। आखिरकार उनकी मृत्यु हो ही गई। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। मतलब तिरिस के काटने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका अमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही कि हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित रामोतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित रामोतार इसलिए ऐसा कहते हों कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हों कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूं, अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वे दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा। इस लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूं जो मुझे अक्सर आता है। वह यूं है कि मैं खेतों की मेंढ, गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूं। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूं। वह भूरी चट्टान वहां उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूं कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहासा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूं, जोर जोर से उसे मारता हूं। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है, थानू जो उसका दोस्त था। तभी अचानक ही मैं पाता हूं कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूं, थानू भी वहां नहीं है और वहां कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूं। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकली है, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूं। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूं और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियां बजने लगती है, हजारों हजारों घंटियां। मैं भागता हूं। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूं। वही जो कंफ्यूज करने के लिए तिरिच को जो शुरू में तरीका बताया गया था। उड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुंचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे शून्य कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। ये अपने सपने के बारे में बता रहे हैं। मैं रोता हूं, भागने की कोशिश करता हूं। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने से डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूं। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि यह सब सपना है और अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर
अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूं दूर दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रजाई से ढांप देती है और मैं वहां अकेला छोड़ दिया जाता हूं, अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करती है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। कहानी यहीं खत्म होती है। तो बच्चों, इस कहानी में समाज की जो एक वास्तविकता है, एक असली चेहरा समाज का लाने का प्रयास किया गया है कि समाज के लोग कितने मतलबी होते हैं, कि अत्याचार होते हुए, जुर्म होते देखते हुए भी वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, निर्भया हत्याकांड की बात कर लीजिए, या फिर कोई भी हमारे समाज में निर्मम कुछ भी होता है जिसमें कि अत्याचार, अन्याय, कोई रेप, मारपीट, मर्डर, ये सब को लोग देखते रह जाते हैं। कोई गोली चला रहा होता है और कोई देख रहा होता है, यदि बचाने की कोशिश की जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। इसीलिए कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, अंधविश्वास में ना पड़े। मैं वास्तविक बात बता दूं कि भारत में जितनी भी तिरिच की प्रजाति पाई जाती है, वो कोई भी तिरिच जहरीला नहीं होता। हाँ, छोटा मोटा इन्फेक्शन जरूर हो जाता है, संक्रमण जरूर हो जाता है, क्योंकि वो सड़ा गला मांस खाता है, तो इस वजह से उनके मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं। मांस वगैरह खाने से, सड़े गले मांस खाने से इन्फेक्शन की जो है डर जरूर रहता है, लेकिन तिरिच के काटने से कोई मरता नहीं है। तो यहाँ पर अंधविश्वास ने उन्हें मार दिया, ना कि किसी तिरिच ने उन्हें मारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपके लिए अच्छी लगी, आपको अपने दोस्तों के बीच साझा करें। मेरा ये कोई बीच में कट नहीं हुआ है, कोई सीन कट नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू यह जो है मैं बोला हूँ। और बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हैं, दिन भर 12 घंटे पढ़ाने के बाद इस वीडियो को शूट करना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। तो आपकी तरफ से मैं बस कुछ नहीं, बस प्यार चाहता हूँ, आपका सपोर्ट चाहता हूँ, और मैं इसी तरह आपके सामने हमेशा मदद के लिए उपस्थित होऊंगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछें, कुछ भी जवाब यदि आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा बच्चों। और उद्देश्य यही कि आप कहानी पढ़ने में आलसी बन जाते हैं, तो मैं आपको बस कहानी पढ़कर समझा सकूं, बता सकूं, एक जरिया बन सकूं आपको कुछ सिखाने का, कुछ बताने का। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।